आज बात करेंगे यूनिट 2 MTH 166 यूनिट नंबर 2। तो इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ 3 या 4 टॉपिक हैं। छोटी यूनिट है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है और आसान भी है। पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करें। कोई फंक्शन है देखा है एक्स में वाई में, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। उससे अगला टॉपिक है नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म। तो पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की। मान लो कि अपने पास कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका ऑर्डर है n। लेट एनी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑर्डर n और उसका ऑर्डर कम होता जा रहा है n-1 n-2 अप टू 1। उसका ऑर्डर कम हो रहा है। तो अपनी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि हमें पता है होमोजेनियस इक्वेशन में जो कोई भी फंक्शन होता है उसकी पावर सेम रहती है। जैसे मान लो इधर कोई फंक्शन है, उसकी पावर मान लो 5 है, आगे कोई फंक्शन है उसकी पावर ही 5 होनी चाहिए, तो वो अपना होता है होमोजेनियस। तो उसको अब लिखिए, इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए हम। तो क्वेश्चन कैसे दिखिए हमें, क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा। मान लो कोई कुछ भी, मान लो P या A कुछ भी है, P0 d की पावर n प्लस P1 d की पावर n-1 प्लस P2 d की पावर n-2 अप टू Pn इंटू d की पावर 1। ये 0 मान लो, 0 हो तो ये खुद बन जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। अपने पास ये कोई भी हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब ये डेरिवेटिव की उसकी पावर n है, कितना इसका ऑर्डर है, कितनी पावर है इसकी। तो अब बात करें ऑक्सिलरी इक्वेशन की। अब ये होता है अपना सिंबॉलिक फॉर्म होती है, ठीक है, इंटू वाई। अब जो ये अंदर वाली चीज़ है, अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मान लो इक्वेशन 2 फैक्टर्स में है, मतलब इसकी ये क्वाड्रेटिक है, तो उसे कुछ 2 रूट्स आएंगे। दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर ये क्यूबिक है तो इसे 3 रूट आएंगे, मतलब वो डिपेंड करेगी रूट इक्वेशन किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। तो इसके लिए अब कुछ सॉल्यूशंस है अपने पास। हमें सोल्व करनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें गिवन मिलेगी सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब इनटू में y मिलेगा उसमें। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन मान लेते हैं d² dx² माइनस 4dy dx प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल मेरे को ऊपर जैसी लग रही है, इसकी पावर कम होती है, इधर पावर, इधर ऑर्डर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर कम होती आ रही है। तो मेरी कौन सी होगी, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी मेरी। अगर मेरे को बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, y को बाहर निकाल दूँगा। तो इसको क्या लिख दूँगा डायरेक्ट, d² लिख सकते हो, तो मर्जी है, d² माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मैं इस इक्वेशन के रूट फाइंड करूँगा। जो रूट्स आएंगे उनके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है जो याद करने हैं, मतलब याद रखने हैं, उन्हीं के बेस पे सॉल्यूशन होगा आगे क्वेश्चन। अब अपने पास कंडीशन कितनी है, मतलब कि कैसे कैसे सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, 2, मान लो m और m1 और m2। एक कंडीशन ये, सेम कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट दोनों क्या है, सेम है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होते हैं, 3। तो 3 रूट इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी, जैसे m1 m2 m3। अगली कंडीशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन रूट सेम है, m1, 2 सेम है, 1 डिफरेंट है। तो बात करें इनके सॉल्यूशन कैसे क्या हो सकते हैं।
सॉल्यूशन। बात करें फर्स्ट केस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, रूट हैं m और m2, तो वो याद ही करना पड़ेगा, बाकी डेरिवेशन तो बहुत लंबा जाएगा इसका। तो इसका सॉल्यूशन होगा c1 e की पावर m x। अब m क्या है, जो मेरा इधर रूट आया, ठीक है, और x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और c बिल्कुल कोई भी एक कोफिशिएंट है, मतलब जैसे इंटीग्रेशन c को प्लस करते हैं वैसे इधर c को लिखते हैं, प्लस दूसरे रूट के लिए c2 e की पावर m2x, इधर m1x इधर m2x। लेकिन जब दोनों रूट सेम हो, m और m हो, तो उस केस में क्या होगा, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर mx, दोनों के लिए ये रूट सेम है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्यूबिक के लिए सारे रूट डिफरेंट है, m1 m2 m3, तो उस केस में क्या हुआ, वही इधर हमने दो तक किया, तीन तक कर देंगे, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, तो अपना हो जाएगा। लेकिन जब तीनों इक्वेशन तीनों रूट सेम हो, इधर हमने x तक किया तो आगे x स्क्वायर तो हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई की पावर mx, तो ये रूट सेम है तीनों का, इसीलिए ये तो अपने बेसिक केस। लेकिन आगे क्या चाहते हैं कि अपना रूट नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में -1, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कंसिडर करते हैं, आयोटा। तो मतलब अपने पास कोई भी रूट अल्फ़ा है, अल्फ़ा या कुछ भी है, या प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए कोस और साइन में आइडेंटिटी होती है, मुझे याद करनी पड़ेगी। तो क्या होती है, ई पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा क्या अपने पास जो भी अपने पास होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 1/2a। तो इधर तो अपना नेगेटिव पार्ट आ गया, यानी आयोटा वाला, और इधर जो -b था वो अपना किस वाला गया, अल्फ़ा वाला पार्ट आ गया, अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसमें था फिर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो अपने कुछ फॉर्म होती है, मैं याद करनी पड़ी, आगे सॉल्यूशन इन्हीं के बेस पे होंगे। चलो एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आयोटा वाला, क्योंकि ऊपर वाला केस तो लगभग सबने कर रखे हैं अपने 11th-12th क्लास में, लेकिन ये वाला केस थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले यही लेते हैं एग्जाम्पल। अपने क्या दे रखा है, d² अपॉन dx² प्लस 2dy dx प्लस 4y = 0 अपने दे रखा है। तो इसको हम कुछ भी एक टर्म मान लेंगे, इसको मतलब मैं मान लूँगा dy dx को मैं d मान लूँगा, तो मेरे पास क्या गई, d² प्लस 2d प्लस 4y = 0, ये मेरी होगी सिम्बॉलिक फॉर्म। अब मुझे चेंज करनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, क्या हो गई, d², ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर क्या बनी मेरी, d² प्लस 2d प्लस 4 = 0। अब मैं इसी इक्वेशन में रूट्स निकालूंगा, तो मैं रूट्स दे रहा हूँ क्या आएंगे, अगर मैं इसे रूट्स निकालूंगा तो मुझे लग रहा है इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। चलो फिर निकाल लेते हैं, -b -2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये 16/2a, मेरे पास ये हो गया। अब ये कितना आएगा, -2 प्लस माइनस √12 माइनस अपॉन 2a। मेरे लग रहा है कि इसमें आयोटा टर्म आएगी, क्योंकि इधर √ के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो ये पक्का आयोटा बनेगा। तो इसकी और देख सकते हैं, और रूट्स चाहिए, तो उसको क्या ले सकते हैं हम, 12 को 2√3 ले सकते हैं, 2√2, तो ये अपना आ गया 2√3 इधर माइनस का। अब इसको और आगे लिखेंगे तो क्या होगा, अब a की वैल्यू इतनी 1 है, तो उसको हटा देंगे इधर, तो कटेगा कितना, -1
प्लस माइनस इधर कितना √3 इधर रहेगा -√3। तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, तो ये अपनी रूट्स आ गई 2। अभी आगे सोल्व करने के लिए अपने पास क्या है, इधर सॉल्यूशन लिख रखा आपने कि अगर ये इसमें आ जाए, इस टर्म में आ जाए, अल्फा अपने पास प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो आयोटा इतना होगा इसमें अपने पास 1 कर लेते हैं कंसिडर, ठीक है। तो अपने बिल्कुल सेम ये वाली फॉर्म आ गई इधर अपने पास। तो इसको आगे अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अपने रूट्स क्या थी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ये थी अपनी रूट्स। तो अपना सॉल्यूशन क्या था, y = e⁴ c1 cos βx प्लस c2 sin βx, ये है अपने पास। तो इसमें अपने अल्फ़ा क्या है, ये y = e⁻x, अल्फ़ा -1 है, ठीक है। c1 cos βx की वैल्यू थी इसमें √3, c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x, तो अपना सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर, बाकी फर्दर वीडियो मिल जाएगी अगर किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो। अगला टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। पहले एक चीज़ याद रखनी है, जो बड़ा होता है डिटर्मिनेंट। इधर x y कुछ भी है, जो 2 4 5 जितने टर्म है वो, ठीक है। अगर इन डिटरमिनेंट = 0 आ गया तो क्या हुआ, लीनियर डिपेंडेंट। अगर नॉट = 0 आया तो क्या हुआ, लीनियर इंडिपेंडेंट। सबसे मेन बात की इस टॉपिक की, क्वेश्चन पूछेगा लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो वही अपने को बताना है। अगर ये नॉट = 0 हुआ तो लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर = 0 हुआ तो लीनियर डिपेंडेंट। तो इसमें क्या करना है, अपने पास कोई भी इक्वेशन नहीं हो, कुछ भी हो, मान लो y², पहले क्वेश्चन देने, क्वेश्चन क्या है, अपने कोई फंक्शन दिया f का x² प्लस y³ प्लस z²। ये थोड़ा कॉम्प्लीट है, इसको अलग रख लेते हैं, x³ के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वरना क्वेश्चन। अपने उसे एक फंक्शन दे दिया अपने। सबसे मेन बात, मेरे पास इधर 3 फंक्शन है, 3। तो मेन कहा, चलो थोड़ा और अच्छे एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास 3 फंक्शन है, मेरे पास जितने फंक्शन होंगे मैं उतनी बार इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। इधर मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ x² y² z²। अगर मेरे पास 2 फंक्शन होते हैं तो मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो पहले बार इधर लिख लिया, दूसरी बार इनका डिफ्रेंशिएशन नीचे लिख दिया। अगर 3 बार 3 फंक्शन दे रखे हैं तो तीसरी बार नीचे कर दिया। ये करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 फंक्शन होते हैं x² प्लस x² और 2x। मेरे फंक्शन दे रखा है x² और 2x। मेरे चेक करना ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है। तो पहले इसको लिख लूँगा, क्या लिखूँगा, x² और 2x। मैं चेक करूँगा मेरे पास फंक्शन कितनी है। फंक्शन मेरे पास 2 हैं, मेरे पास 2 टर्म है, तो उसको क्या करूँगा, 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा। तो एक बार इधर लिख लिया और अगली बार इधर लिख देंगे। कितना होगा इसका, 2x और 2। जितने टर्म मिलेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये चेक करना है, ये कंडीशन लीनियर डिपेंडेंट और नोट। तो जो कर लेते हैं, कितना हो गया, 2x² माइनस 4x² नॉट = 0, नोट। तो इधर है -2x² नॉट = 0 व्हेन x नॉट = 0। तो ये क्या होगा, अपना लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। अब इसमें अपने पास पहली टर्म लिख ली, इसे करेंगे डिफरेंशिएशन, 2x 2y 2z, इसका एक बार और 2 2। अब इसी वैल्यू निकाल लेंगे इस मेथड से। एक बार इसको ले लेंगे, फिर माइनस इसको
ये वाली टर्म कट जाएंगी, फिर इसको प्लस में, फिर ये वाली कट जाएंगी, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स को फंक्शन दे दिया, ये चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। क्या करूँ, पहले लिख लो इनको, साइन एक्स को और कोस एक्स को। साइन एक्स कितना होता है डिफरेंशियल, कोस एक्स कोस का माइनस साइन एक्स, तो कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। मेरी आइडेंटिटी है, मुझे मतलब 1 और 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो हो गया -1 हो गया, इक्वल टू 0 है नहीं है, क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये टॉपिक भी लगभग ख़त्म हो गया, बस ये 2 क्वेश्चन करना है, बाकी ये टॉपिक इतना ही है। तो अगला टॉपिक है नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म। इस टॉपिक के अंदर हमें चेक करना है फंक्शन किस रेंज के अंदर कॉन्टीन्यूस है, किस रेंज के अंदर कॉन्टीन्यूस नहीं है। नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म मतलब मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या है ए नोट एक्स प्लस या a1 एक्स, इधर घुमा दो, कोई फंक्शन दे रखा है, प्लस लगा दो कुछ भी लगा दो, ठीक है। a1 एक्स 1 प्लस a2 एक्स 2, मतलब मेरे पास फंक्शन है और ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है किस रेंज में, आर ऑफ एक्स। कोई भी रेंज है इसके अंदर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मेरे को पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि मतलब इसका इंटरवल में कैसे निकालूँ। तो पहले चेक करेंगे नॉर्मल फॉर्म है नहीं है। अगर नॉर्मल फॉर्म है तो ये पूरा फंक्शन इस रेंज के अंदर कंटिन्यूस होगा। और इसमें क्या जो अपने फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए नोट एक्स, ए नोट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। तो फिर चेक करना ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है, अब देखना ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल का फंक्शन देंगे। तो मेन चीज़ ये कि ये अपना नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फंक्शन है पूरे में कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन आयोटा वाले केस में थोड़ा अलग है, वो उसका एग्जाम्पल लेके समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे को भी फाइंड इंटरवल ऑफ इक्वेशन where it is continuous, where it continuous 1 minus x square y double derivative minus 2x into y single derivative plus n into n plus 1 into single y equal to 0। हमने कंडीशन क्या पढ़ी पहले कि जो ये वाला है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पहले इसको रख लो। तो कितना है ए नोट एक्स कितना होगा अपना 1 minus x square, 1 minus x square इक्वल टू 0। पहले से भी हो रही हो, चलो बाद में सोल्यूशन करेंगे। a1 x1 कितना हो गया अपने पास -2x और a2x n इंटू n प्लस 1। तो मुझे सोल्व करना कितना है मेरे पास, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। मेरे को इसको 0 इक्वल नहीं होने देना चाहिए, तो 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। चेक ये करना है कि क्वेश्चन चेक करना है पूरी इक्वेशन तो कंटिन्यूस हो। चेक कंप्लीट इक्वेशन इज कंटिन्यूस बट ए नोट एक्स नोट इक्वल टू 0। सबसे मेन ये है 5 स्टार, सबसे मेन यही है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो मेरा होया ये 0 इक्वल नहीं है और इक्वल पूरी कंटिन्यूस है। तो उसका इंटरवल क्या हुआ, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 और -1 पे ये 0 रहा है इंटरवल के अंदर। तो माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी ले लूँ मैं, हमेशा कंटिन्यूस रहेगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मेरा इंटरवल क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन -1 और 1 पे क्या हुआ, -1 और 1 पे क्या हुआ डिसकंटिन्यूस, तो इधर ये 0 हो जाएगा। अगर इसमें 1 रख दिया तो 1 - 1 0, ठीक है। तो सीधे क्या होगा इसका इंटरवल -1 से इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से
इन्फिनिटी। तो ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि अगर वैल्यू इसी बीच में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर एक यूनियन लगा लेते हैं, तो यूनियन -1 से 1। लेकिन ये आना तो इधर चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक थोड़ा आगे निकलेंगे। सिर्फ एक इसके बीच डिसकंटिन्यूस होगा 1 और 1 पे, इसके बीच में वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसका ये पार्ट इधर आना चाहिए, लेकिन थोड़ी बाई मिस्टेक आगे निकल गई थोड़ा ज़्यादा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आयोटा टर्म पे है, आयोटा टर्म आएगी इसमें। अब आयोटा क्या होता है? √-1 इधर ना आयोटा टर्म, ठीक है। अब मन क्वेश्चन हुई है 1 - x² y डबल डैश प्लस 2x इंटू y सिंगल डैश और प्लस √x इंटू y = 0। पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, बस इधर -1 ना आए तो। √, के अंदर -1 अपना डिफाइन नहीं होता है, उसको हम लिखते हैं आयोटा। पूरी इक्वेशन कंटिन्यूस दिख रही है मेरे को, तो मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ये किसके बराबर है। फर्स्ट चेक a0x = 1 - x², तो x² = -1, ठीक है। x में कितना हो गया +-1। मैं अगर x1 रखूँगा तो कोई x1 रखूँगा तो इधर 0 बनेगा, ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, तो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर मैं x-1 रखूँगा तो मेरे पास ये नहीं होगा, मेरा इधर क्वेश्चन अटक जाएगा फिर। तो मेरे क्या करना है, मैं 0 रख सकता हूँ, हाँ, 0 पे इधर बनाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। तो इंटरवल देख लेते हैं फिर। कंडीशन ये है भाई, पहले चेक करो पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है। अब वो पॉइंट चेक करो जिस पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूस है, इधर 0 आ रहा है। अगर मैंने इधर -1 रखा तो 0 होगा, और अगर -1 इधर रखा तो ये आयोटा टर्म आएगी, ठीक है। तो भाई अब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब बढ़िया है। अब ये पता लग गया मेरे को कि -∞ तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर माइनस इधर आ गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आयोटा टर्म में आएगा, तो ये अपना कंसिडर नहीं होगा। तो ये +∞ तक जा सकता है, ठीक है। 0 आ सकता है, इधर 0 और 1 भी आ सकता है, क्योंकि -1 हम लेंगे नहीं, सिर्फ 1 लेंगे, और 1 भी क्या लेंगे, 1 को भी एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितना हो गया 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 को करें एक्सक्लूड और 0 को इंक्लूड। ये साइन होता है इंक्लूड के लिए और ये होता है एक्सक्लूड के लिए। तो बस चैप्टर पूरा हो चुका है, बाकी अगली वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। चैप्टर को सीखना ही है। ओके।